हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अंडर फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कीन की फिजिकल स्टेट के बारे में, कलर, स्मेल, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज इनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सभी पॉइंट को मैंने बोर्ड में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो फिजिकल स्टेट, कलर, स्मेल, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी दिया हुआ है। चलिए इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाई वन। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में। तो बेसिकली अगर मैं इनके फिजिकल स्टेट के बारे में बात करूँ तो एल्कीन्स जिनके पास में 2 कार्बन से 4 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन से 4 कार्बन, एक कार्बन का कभी भी एल्कीन नहीं होता है। तो जिनके पास में 2 कार्बन से 4 कार्बन होते हैं ये होते हैं आपके गैसेस स्टेट में। जैसे आपका हो गया इथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन। चलिए इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं एल्कीन्स। ये हो गया भाई एल्कीन्स हैविंग 2 कार्बन टू 4 कार्बन, 2 कार्बन टू 4 कार्बन्स आर इन गैसेस स्टेट, आर इन गैसेस स्टेट। ये गैसेस स्टेट में होते हैं। ठीक है भाई, 2 कार्बन से 4 कार्बन हो गया भाई। ठीक है, अब इसके बाद में एल्कीन्स जिनके पास में 4 कार्बन के आगे कितना हो जाएगा 5 कार्बन, 5 कार्बन टू 17 कार्बन होता है, वो हो जाते हैं आपके लिक्विड स्टेट में। ये आपका रूम टेम्परेचर की कंडीशन बता रहा हूँ भाई। तो एल्कीन्स हैविंग 5 कार्बन टू 17 कार्बन आर इन लिक्विड स्टेट, ये होते हैं आपके लिक्विड स्टेट में। ठीक है भाई, अब इसके बाद में जो आगे आने वाले एल्कीन्स होते हैं जिनके पास में मोर देन 17 कार्बन होते हैं, ऑब्वियसली वो होंगे आपके सॉलिड स्टेट में। तो एल्कीन्स यहाँ पर लिख देते हैं एल्कीन्स हैविंग अबव 17 कार्बन आर इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट, ये रूम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूँ भाई। रूम टेम्परेचर पर ये इनकी फिजिकल स्टेट होती है। एल्कीन जिनके पास में 2 कार्बन से 4 कार्बन होंगे गैसेस स्टेट में, जिनके पास में 5 कार्बन से 17 कार्बन होंगे लिक्विड स्टेट में, और जिनके पास में अबव 17 कार्बन होता है तो वो हो जाते हैं आपके सॉलिड स्टेट में। ये हो जाता है फिजिकल स्टेट। अब देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट हम बातचीत करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में, दैट इज कलर। तो जितने भी आपके एल्कीन होते हैं, जितने भी एल्कीन होते हैं वो होते हैं आपके कलरलेस, दे आर कलरलेस। ठीक है, दे आर कलरलेस। ये हो गया कलरलेस। अब इसके बाद में अगर हम स्मेल के बारे में बात करें तो खास तौर से इसमें जितने भी एल्कीन्स होते हैं इथीन को छोड़ करके, इथीन जो होता है, इथीन इसमें आप लिख सकते हैं CH2 CH2, इसका प्लेजेंट स्मेल होता है, हैव प्लेजेंट स्मेल। ठीक है भाई, प्लेजेंट स्मेल होता है भाई। अब इथीन के अलावा जितने भी एल्कीन होते हैं, इथीन को छोड़ करके जितने भी एल्कीन होते हैं वो होते हैं आपके ऑर्डरलेस। तो इसमें कोई स्मेल नहीं होती, कोई दुर्गंध नहीं होती। तो यहाँ पर लिख देते हैं रेस्ट ऑफ द एल्कीन, रेस्ट ऑफ द एल्कीन, रेस्ट ऑफ द एल्कीन्स आर ऑर्डरलेस। ये हो गया भाई, ये पार्ट हो गया। तो ये हो जाता है आपका इनका कोई, सॉरी यहाँ पर कलर लिखा है तो इसको मुझे लिखना चाहिए कलरलेस। ठीक है भाई, ये कलरलेस, ये सभी के सभी कलरलेस होते हैं। और इथीन है प्लेजेंट स्मेल। और इसके बाद में इथीन को छोड़ करके जितने भी एल्कीन्स होते हैं वो होते हैं आपके ऑर्डरलेस, उनका कोई स्मेल नहीं होता है, कोई दुर्गंध नहीं होती। अब देखिए भाई, अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो खासतौर से इसमें अगर आप देखें हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, ये होते हैं नॉन पोलर, इनमें पोलैरिटी बहुत ही कम होती है। आप लोगों ने सिस एंड ट्रांस के बारे में सीखा होगा। ट्रांस का 0 डाइपोल मोमेंट होता है, पोलैरिटी होती ही नहीं है। सिस का भी पोलैरिटी होती, बहुत ही कम पोलैरिटी होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ठीक है भाई, 0.302 0.40 होता है, ऐसे तो बहुत ही कम होता है। इसका मतलब है कि इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ में, वाटर क्या होता है, पोलर बाई नेचर होता है, और ये होते हैं आपके नॉन पोलर बाई नेचर। इसी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं होती है। मतलब है कि पोलर सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती। तो ये हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो दे आर, यहाँ पर लिख सकते हैं दे आर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस रहेगा। दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, इन पोलर सॉल्वेंट जैसे आपका वाटर हो गया H2O। ठीक है भाई, बट रेडली डिजॉल्व, यहाँ पर लिख सकते हैं रेडली डिजॉल्व, बट रेडली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं तो उनमें ये आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे आप ले सकते हैं एसीटोन ले हो गया, ठीक है भाई,
कीटोन हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ईथर हो गया। तो कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे बेंजीन C6H6 हो गया, एसीटोन हो गया, CH3CO CH3 हो गया, ठीक है। इसके बाद में ईथर भी ले सकते हैं, CH3O CH3 हो गया। तो कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है फिजिकल स्टेट के बारे में, कलर स्मेल के बारे में और सॉल्युबिलिटी के बारे में। चलिए इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। हम यहाँ पर फोर्थ पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन। अब देखिए भाई, बॉइलिंग पॉइंट के केस में हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट यूज करना है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है भाई। जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने लगता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो बॉइलिंग पॉइंट दिया है, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड निकालने के लिए हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं लैटिस। जिस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। और बॉइलिंग पॉइंट के केस में जिस कंपाउंड का जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट के अगर बारे में बात करूं तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट एल्कीन का इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इंक्रीज होगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। अब देखिए भाई, यहाँ पर कहिए तो हम लिख देते हैं द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, C एटम्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी इनका इंक्रीज होता जाता है, ठीक है भाई। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इंक्रीज होता जाता है, फिर इसके बाद में इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। जनरली ये ट्रेंड आपका मेल्टिंग पॉइंट में भी देखा जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाता है। जनरली मैं बोल रहा हूँ भाई। अब देखिए भाई, अगर सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें तो खासतौर से क्या होता है कि जो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट होता है तो एल्केन करेस्पॉन्डिंग एल्केन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। रीजन क्या होता है कि एल्केन में होता है डबल बॉन्ड जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। तो कहीं इस पॉइंट को हम मेंशन कर देते हैं एल्कीन्स। चलिए यहाँ पर मेंशन कर देते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स हैव higher boiling point than their corresponding एल्केन। करेस्पॉन्डिंग एल्केन का मतलब क्या होता है कि जितने कार्बन का आपने एल्कीन लिया हुआ उतने कार्बन का एल्केन भी लेना। जैसे अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर CH3, ये CH डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया, और यहाँ पर ले लेता हूँ CH3, ये CH2, ये हो जाता है आपका CH3, ये पार्ट हो जाता है, ठीक है भाई। एल्केन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है भाई। तो करेस्पॉन्डिंग एल्केन से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब देखिए भाई, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ठीक है, ये पार्ट हो गया भाई। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है भाई, तो इसका एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम है। ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एल्केन के कंपैरिजन में वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा हो जाएगा भाई, ये ज़्यादा हो जाता है, एल्केन का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो ये बोल सकते हैं कि एल्कीन जो होते हैं लेस वोलेटाइल होते हैं इन कंपैरिजन टू करेस्पॉन्डिंग एल्केन, ऐसा भी बोल सकते हैं। इस रिलेशन से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। अब एक तीसरे पॉइंट के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए, खासतौर से अगर आप देखें तो जो आपका सिस फॉर्म होता है, ट्रांस फॉर्म होता है एल्कीन का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने सीखा होगा। जो ट्रांस फॉर्म होता है उसमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जो आपका सिस फॉर्म होता है उसमें से कुछ ना कुछ पोलैरिटी रहती है। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, जैसे ले लिया मैंने CH3, ये आपका H हो गया, ठीक है भाई। यहाँ से डबल बॉन्ड और ये आपका CH3, ये सिस फॉर्म है भाई, ये H हो गया। अब मैं ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, ये CH3, ये H हो गया, ठीक है भाई। ये C डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर कर लेते हैं H, ये हो जाता है आपका CH3, ऐसे हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए डाइपोल मोमेंट अगर आप शो करेंगे कैसे हो जाएगा, इसमें अगर आप देखें डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, ये एरो आकर के एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ रहे हैं, ये इमीडिएटली आकर के एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे। मतलब है कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इमीडिएटली 0 नहीं हो रहा है, मतलब 0 नहीं है, वीकली पोलर होते हैं, ठीक है। वे यहाँ पर लिख सकते हैं वीकली पोलर, ये हो गया भाई। इसमें अगर आप देखें तो ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट में है, कैंसिल करेंगे तो इस वजह से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है।
और जिस कंपाउंड का जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है भाई, तो खासतौर से अगर आप देखें तो जो सिस फॉर्म का एल्कीन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस फॉर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। रीजन क्या होता है, यहाँ पर पोलारिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं, या यहाँ पर डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन alkenes have higher boiling point than the trans form of alkenes। ठीक है भाई, ड्यू टू द पोलैरिटी, ये रीजन मेंशन कर सकते हैं, पोलैरिटी की वजह से ऐसा हो जाता है। अब देखिए भाई, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट में जनरली यही ट्रेंड देखा जाता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका इंक्रीज होने लगता है। ठीक है भाई, परंतु यहाँ पे एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, हम बातचीत कर रहे हैं कौन से पॉइंट के बारे में, ये पॉइंट हो गया 4th पॉइंट, ये 5th पॉइंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है भाई, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो खासतौर से मेल्टिंग पॉइंट के केस में हम लोग पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट ना यूज करके हम लोग यूज करते हैं लैटिस का। जिस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस होती है तो उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप ध्यान दें, जो सिस, ये सिस हो गया भाई और ये आपका ट्रांस हो गया, तो सिस में अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड हो जाती है। जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम साइड होने की वजह से रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पर स्ट्रेन होगा, स्ट्रेन होने की वजह से क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड में स्ट्रेन होने की वजह से इसकी लैटिस वीक हो जाएगी। लैटिस में अगर रिपल्सन होता है तो लैटिस हमेशा वीक ही हो जाती है। ठीक है भाई, अब इसमें अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रखी हैं तो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में कंप्रेस करेंगे तो ये ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, नीचे रहेगी, मतलब रिपल्सन नहीं होगा। और जिस कंपाउंड में रिपल्सन कम होता है उस कंपाउंड की लैटिस क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है। मतलब ये है कि अगर कंक्लूजन निकालना चाहें तो जो आपका ट्रांस फॉर्म ऑफ एल्कीन होता है, सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन के कंपेरिजन में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये उल्टा हो गया भाई, बॉइलिंग पॉइंट में देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट में देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज़्यादा हो जाता है। रीजन क्या होता है, लैटिस। इसमें रिपल्सन कम होता है, इसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म ऑफ एल्कीन हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट have higher melting point than cis form of alkene due to less group to group repulsion। ये रीजन भी लिख देते हैं भाई, ग्रुप टू ग्रुप रिपल्सन, ये पार्ट हो जाता है। तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। चलिए लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से हम डिटरमिन करेंगे केमिकल रिएक्शन में जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं। ठीक है भाई, ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे एल्कीन तरह तरह के कंपाउंड बनते हैं, उनमें से जब कभी भी एल्कीन कई सारे बन जाते हैं तो वहाँ पर बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी आप डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा मेजर कौन सा माइनर बनेगा, कौन सा मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा, कौन सा लेस स्टेबल एल्कीन बनेगा। लास्ट पॉइंट है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। आप देखिए भाई, कभी भी आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिटरमिन करनी हो तो आपको यूज करना है हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई, हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके, ये पार्ट आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर टू डिटरमिन, हम 6th पॉइंट के बारे में बात करना है, टू डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यूज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिटरमिन करनी है। अब देखिए भाई,
हाइपर कंजुगेशन कैसे यूज करते हैं, जैसे अगर मैं ले लेता हूँ CH3, ये आपका CH11, ये CH2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक और कंपाउंड मेंशन कर देता हूँ CH211, ये CH2 हो गया, एल्कीन है, ये भी एल्कीन है 3 कार्बन का। मैं 4 कार्बन का एल्कीन ले लेता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड और ये C और ये आपका CH3 हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर हम वैलेंसी तो सेटिस्फाई कर लें, ये ऐसे अटैच कर देता हूँ, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें मुझे अगर हाइपर कंजुगेशन यूज करना है तो ये हो गया डबल बॉन्डेड सिस्टम। आपको डबल बॉन्डेड सिस्टम देखना है भाई, ठीक है। और डबल बॉन्डेड कार्बन, जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसका जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन, ठीक है भाई। तो इसमें अगर आप देखें तो अल्फा कार्बन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब एक भी इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं है। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये हो गया डबल बॉन्डेड सिस्टम। इस डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन है ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। इस अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है भाई। ये इतना हाइपर कंजुगेशन इसमें हो रहा है। अब इसके बाद में डबल बॉन्ड, केवल आपको फोकस करना है डबल बॉन्डेड सिस्टम में। इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, यहाँ पर अल्फा कार्बन, इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन हो जाता है, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाता है, ये पार्ट हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब जिसमें जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है उसमें उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होता है और उसमें उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पर कहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं, जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन, हायर द हाइपर कंजुगेशन, हायर द हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हायर इज द स्टेबिलिटी, हायर इज द स्टेबिलिटी। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से इस पार्ट को आप समझ सकते हैं। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, तो लीस्ट स्टेबल हो जाता है, ठीक है। इसमें 3 हो जाता है, इसमें से 6 हो जाता है। मतलब अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर डिटरमिन करना चाहें तो ये ट्रेंड निकल आएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल है इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन इसमें हो रहा है, इस एल्कीन में हो रहा है, ठीक है भाई। अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर CH3, ये आपका CH2, ये आपका CH2 और ये नहीं सॉरी CH, ठीक है, CH2 और CH डबल वन यहीं पर कर लेते हैं, CH2 हो गया। इसमें अगर आप देखें हाइपर कंजुगेशन डिटरमिन करना है तो इसमें यहाँ पर हम मेंशन कर दें डबल बॉन्डेड है। केवल आपको लेना है अल्फा कार्बन, केवल आपको लेना है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इसमें से 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। ये बीटा कार्बन को टच नहीं करना है हाइपर कंजुगेशन के लिए। आपको डबल बॉन्डेड सिस्टम का जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो होता है आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे ले लेते हैं CH3, ये आपका CH डबल बॉन्ड, ये CH और ये हो गया आपका CH3, ये पार्ट हो गया। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करना चाहें तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं, ये पार्ट हो गया। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन इसमें हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। आप लोगों ने सीखा होगा जो आपके सिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। मतलब क्या कि डबल बॉन्डेड सिस्टम के दोनों साइड 2-2 कार्बन लगे हैं। डबल बॉन्डेड सिस्टम के यहाँ पर एक साइड कितना कार्बन लगा हुआ भाई, 3 कार्बन लगा हुआ, इस साइड एक ही कार्बन लगा है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन की स्टेबिलिटी हमेशा अनसिमेट्रिकल एल्कीन से ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पार्ट हो गया, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे CH3 हो गया, ठीक है, ये H हो गया, C डबल बॉन्ड, ये C और ये CH3 हो गया, H हो गया, CH3, ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये C है, ये CH3 हो गया, ये H हो जाता है, इसमें CH3, ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड C और ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो इसमें से अगर हमें डिटरमिन करना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो लॉक करिए आप डबल बॉन्डेड सिस्टम को। अल्फा कार्बन सेलेक्ट करिए, अल्फा कार्बन कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है भाई। इसमें लॉक करिए डबल बॉन्डेड सिस्टम को, अल्फा कार्बन, इसमें से 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। डबल बॉन्डेड सिस्टम को लॉक करिए, ये पार्ट हो गया। अल्फा कार्बन, ये 6 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इन दोनों में कंपेयर करें तो ये पैटर्न आपको मिल जाता है। तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती जाती है। तो ये होती है आपकी कुछ सिलेक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन।